वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में हमने हेरिडिटी वाला पार्ट पहले ही कंप्लीट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हम थे एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन में हमने काफ़ी चीज़ें, उसका इंट्रोडक्शन हो गया और एक दो चीज़ें भी हमने क्या कर ली थी पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम ये पढ़ेंगे उसके आगे वाला, क्योंकि हमें इस चैप्टर को ख़त्म करना भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, स्पेसिएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला, और उसमें से ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है ना। स्पेसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ स्पेसिएशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिएशन। कुछ नहीं, इसको समझ जाओ एक बार, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आने दो आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो समझने के लिए हम पहले शुरू करते हैं कि स्पेसिएशन होता क्या है। जैसे कि पिछले वाले मैंने उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी बताया था कि लाइफ का जो क्या बोलते हैं एवोल्यूशन हुआ या एग्जिस्टेंस हुई है लाइफ की अर्थ पे, वो कैसे हुई है। सीधी सी बात है, जैसा आज है वैसा तो पहले रहा नहीं होगा। कोई ना कोई पहले कोई ना कोई इंडिविजुअल आया होगा फर्स्ट में, सबसे पहले इंडिविजुअल एग्जिस्ट हुआ होगा इस अर्थ पे। ठीक है ना। तो वहाँ से जाके लाइफ की स्टार्टिंग शुरू हुई है। कहने का मतलब वहाँ से जाके एक ट्री बनता चला गया है। जैसे ट्री होता है ना, तो ट्री नीचे से एक ब्रांच होती है, उसके बाद उसके ढेर सारे ब्रांचेस, वैसे ही अपने बायोलॉजी में भी है। कोई ना कोई पहला इंडिविजुअल आया होगा, उसके बाद ढेर सारे उसके लिविंग बीइंग की स्पेसीज डेवलप होते चले गए। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, जैसे कि ह्यूमंस के उससे कम इंटेलिजेंट, जैसे कि मंकीज या और ढेर सारे इंटेलिजेंट। अपने अपने लेवल पे सारे के सारे इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो। ठीक है ना। तो मैमल्स भी बहुत दिनों के बाद आया, उससे भी पहले। अगर आप 9th क्लास में थोड़ा जाएं, 9th क्लास में या 12th वाले देख रहे होंगे तो 11th क्लास में, या वो भी 9th में भी कभी करना कभी रहे होंगे, तो हम जब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि ये उसमें कैटेगराइज्ड है, वो उसमें कैटेगराइज्ड है, वो उस बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फ्रॉग दिख गया तो हम कहोगे अरे हाँ, इसके तो चार लिम्स हैं, दो आगे दो पीछे, 4 लिम्स और एंड लिम्स। फिर उसके बाद दिख गया फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, आप जू में जा रहे हो तो वहाँ दिख गया क्रोकोडाइल, अच्छा ये तो फ्रॉग से डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये क्रॉलिंग करता है, वो क्या करता है, जंपिंग करता है। तो इन कुछ कैटेगरीज या कुछ कैरेक्टर्स की वजह से हम उनको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनकी स्किन का कलर देख के भी उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दे आर वेरियस मेजर्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड और बाय विच वी कैन कैटेगराइज दोज एनिमल्स और लिविंग इंडिविजुअल्स। तो हम आगे शुरू करना ये चाहते हैं, सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये इसका एक फ्रेम बनाना आपके दिमाग में। कहने का मतलब है स्पेसिएशन, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ, तो क्या होगा, इट इज a process by which and by which a species or new species can be observed। कहने का मतलब ये है, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑब्जर्व कर लो, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ इट्स कैरेक्टर called new species called speciation। कहने का मतलब है, ये जो भी लिखा है दोनों चीज़, इसका बस केवल एक ही मतलब है कि यहाँ पे नई स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। किसी प्रीवियस से भी हो सकता है या उसके प्रीवियस से भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि हर इंडिविजुअल क्या है, वेरिएशन किए जा रहा है अपने जीन लेवल में, जीन्स में, एलील्स में स्पेसिएशन कर दिया जा रहा है, तो इसको अगर हम और अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से क्या, कुछ नहीं, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे स्पेसिएशन की डेफिनेशन कुछ और लिखी होती है, ये वो पता नहीं, कुछ नहीं इसमें नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, सीधी सी बात। फॉर्मेशन ऑफ
न्यू स्पीसीज। उसमें मैंने इसलिए लिखा था, क्या लिखा था उसमें कि इनके खुद के कैरेक्टर, सीधी सी बात है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है तो उनका अपने अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है, तो ह्यूमन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, दे कैन वॉक ऑन 2 लेग्स। उनके हैंड लिम्स को या लोअर लिम्स को क्या बोला जाता है, लेग्स बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे बर्ड्स, एप्स की कैटेगरी देख लो, तो क्या करते हैं, दे कैन एबल टू फ्लाई, तो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशिएशन में एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई क्रॉलिंग है, कोई क्रॉलिंग और क्रीपिंग करता है, फॉर एग्जांपल स्नेक, ठीक है ना। पता चला इसके पहले पैर थे, ठीक है ना, इसके पहले पैर थे, बाद में क्या हो गया, पैर खत्म हो गए, तो स्नेक आज ऐसा हो गया, पैर खत्म हो, क्यों, कैसे हो पाया, किसकी वजह से हो पाया, एवोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे कुछ दूसरी स्पीसीज थी रेप्टिलियंस टाइप की। कैसी स्पीसीज थी, रेप्टिलियंस, पर यहाँ पे क्या हो गई, स्नेक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्नेक हो गया, तो हो गया ना दूसरा कैरेक्टर। तो बस इसी को और समझाने के लिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। क्या है, हमने पहले बीटल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। बीटल्स पे हमने देख रहे थे कि क्या है, एक पेड़ है जिसपे वो रह रहे थे, एक ट्री था, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक लोकेलिटी में रह रहे थे, यहाँ से ना वो उधर जा रहे थे ना इधर जा रहे थे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रह रहा हो और इसी में इंटरब्रीडिंग कर रहे हो, इंटरब्रीडिंग कर रहे हो, अपनी पॉपुलेशन यही ग्रोथ कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो यही इसी जगह पे कर रहे हैं, ना ये बाहर जा रहे हैं ना उधर से इधर जा रहे हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी जगह लूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही अपने लोग इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है एक ही जगह पे अपनी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से कोई बाहर जाता है कहीं दूसरी, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जाता है और रिप्रोडक्शन करके अपनी नई ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो कहने का मतलब यहाँ जो कैरेक्टर्स थे और वहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, अब मिक्स हो गए। तो जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी और यहाँ के दोनों कैरेक्टर का क्या बनेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते करते हो सकता है कि यहाँ पे जाके बाद में कोई ना कोई चेंजेस आ जाए, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, हमारे ब्लैक हेयर्स होते हैं कि बाद में देखा है वहाँ पे फिर ब्राउन हेयर हो जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा येलोइश कलर के हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर के। तो ये क्या है, चेंजेस ही हैं, म्यूटेशन होके बालों के जीन्स में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बीटल्स, जैसे मैंने आपको बोला बीटल्स के केस में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था, जो बीटल्स थे ना वो इसी जगह पे इंटरब्रीडिंग कर रहे थे, वो कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। क्रो आ रहे थे, जो क्रो थे वो यहीं पे आके सो खा रहे थे और यहाँ पे इनकी इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी। जब भी ये ट्रीज का जो ग्रीन लीव्स थी, ग्रीन लीव, तब तक तो अच्छे से, जैसे ही ग्रीन लीव्स खत्म हुई इनके नंबर्स कम हो गए। अब कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल ये क्रो जो है इनको उठा के उस जंगल में से इधर उधर बिखरा देता है। बीटल्स उठाया, खाया नहीं, इधर उधर डायरेक्शन में क्या करता है, ले जाके छोड़ दिया। ये यहाँ थे बीटल्स, अब इनको जाके दूसरी जगह छोड़ दिया, ठीक है ना, दूसरी पॉपुलेशन में, अनदर पॉपुलेशन में। तो क्या होगा, इनके जो जीन्स थे, इनके अंदर जो जीन्स थे, रिप्रोडक्शन करने के बाद जो इनके अंदर जीन्स आ रहे थे, अब वो वहाँ जाएंगे और हो सकता है वहाँ से यहाँ भी आ रहे हों। तो जीन्स क्या हो गए, अब इनका क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो इसको बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जीन का फ्लो होने लगता है। जीन्स का मतलब केवल कैरेक्टर्स का फ्लो हो रहा है, उनके फीचर्स का फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से, जीन लेवल पे, ठीक है ना। इससे पहले जो हम अभी पढ़ रहे थे मेंडल और नॉन मेंडल और ढेर सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी एवोल्यूशन से पहले, उनको एवोल्यूशन असलियत में दो तरीके के होते हैं, जिसको बोला जाता है एक माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब जीन लेवल पे और मैक्रो मतलब स्पीसीज लेवल पे, ठीक है ना। ये ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मेरे को लगा बताना चाहिए, इतना जान लो आप। एवोल्यूशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब जीन लेवल पे, बहुत ही डेप्थ में,
और मैक्रो स्पीसीज लेवल पे। सीधी सी बात है, जीन जेनेटिक लेवल में चेंज होगा तभी जाके स्पीसीज लेवल पे आएंगे, तो हम अंडरस्टैंड जानते हैं उतना। तो अब यहाँ पे जीन फ्लो तभी हो पाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे, दो पॉपुलेशन रह रही थी, ठीक है। मैं कुछ रफ नहीं करूँगा, केवल इतना रफ करूँगा, यहाँ का बीटल और यहाँ का बीटल आराम से इधर उधर जा रहे थे, ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। कुछ बीटल्स लेजी भी होते हैं ना, नहीं मूव कर रहे। पर अब यहाँ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आराम से इंटरब्रीडिंग कर रहे थे, ठीक है, इस प्लेस से उस प्लेस से। पर यहाँ पे कोई आ जाए रिवर, फॉर एग्जाम्पल कहीं फ्लड आया, इस उसमें वो आ गया, रिवर क्रॉस होने लगी, फ्लड आई तो इधर पानी आ गया, तो ये क्या है, रिवर। अब क्या होगा, क्या ये इधर जा पाएगा या ये इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में ही। कहने का मतलब आइसोलेट, आइसोलेट मतलब पैक, पैक मतलब एक तरफ पैक हो जाना। दे आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड नाउ। ये इसके पास नहीं जा सकता, ये इसके पास नहीं आ सकता, तो इसमें रिप्रोडक्टिव बैरियर लग गया। इसमें क्या है, बैरियर, बैरियर लग गया, आइसोलेशन, आइसोलेशन हो गया, आइसोलेटेड दे आर, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब है इधर का जीन फ्लो इधर नहीं होगा, इधर का जीन फ्लो इधर नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम इधर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक न्यू स्पीसीज बना लेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, बहुत ढेर सारे टाइम के बाद, क्योंकि जीन फ्लो तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। और वैसे ही इधर इधर वाले एक न्यू स्पीसीज बना लेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या हो जाएगी, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और तब फॉर एग्जांपल कभी ये रिवर चली गई, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, तो जब ये दोनों मिलेंगे भी ना, जब ये वाले और ये वाले मिलेंगे भी ना, तो ये मिल तो लेंगे बट रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दे कैन नॉट इंटरब्रीड, ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पीसीज चेंज हो गई है, दे आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, ठीक है ना। ये नहीं ब्रीड कर पाएंगे। अभी बोले कोई डॉग के साथ ब्रीडिंग स्नेक करे तो कर सकता है, नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। हम नहीं करता तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो जाएंगे और नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया है, लेकिन बाद में ये इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो आप धीरे धीरे देख रहे होंगे, यहाँ स्पीसीज कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और थी, मतलब दोनों एक जैसे ही थी, लेकिन एक बैरियर आने के, फिजिकल बैरियर आने की वजह से, फॉर एग्जांपल रिवर, क्या हो गए, ये आइसोलेटेड हो गए, ये अब इनके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो उनके साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये स्पीसीज नई बन जाएगी। तो आप देख रहे हो इस पूरे प्रोसेस में नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। कहने का मतलब हमने स्पेसिएशन सीख लिया, हाँ बिल्कुल सीख लिया। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, स्पेसिएशन अच्छे से जान गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो पहले जीन था ना, इसको रख कर देता हूँ पहले कुछ नहीं, एक नई इस पूरे जो जेनेटिक है या जेनेटिक्स है या एवोल्यूशन है, देखो यहाँ इस धरती पे ना, इस अर्थ पे कोई भी any of the species या any of the individual are living for what, to maintain their species on earth। वो जी ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो अपने स्पीसीज को बरकरार रख सकें इस अर्थ पे। फिर चाहे उनको लिए उसको कुछ भी करना पड़े, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कुछ भी, जीन में चेंज लाना हो, स्पीसीज में चेंज लाना हो, कुछ भी करें, जीने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले मच्छर हाँ धुएं से मर जाता था, लेकिन आज हिट से भी नहीं मरता जल्दी, क्यों, इट्स ऑल अबाउट इवोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है ना। वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कुछ टर्म्स हैं आपके उसमें, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना, बस इतना जान लेना बहुत। अब उसके बाद क्या है, एक चीज़ और थी आप में, नेचुरल सिलेक्शन। कोई भी चेंज कर ले, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी चेंज कर ले इंडिविजुअल अपने क्या कैरेक्टर में, वो उसके चेंजेस अच्छे हैं या नहीं है, डिपेंड करता है कि वो उस एनवायरनमेंट पे अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। अगर उस चेंजेस ने सर्वाइव कर लिया उस एनवायरनमेंट में,
एनवायरनमेंट में, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप उस एनवायरनमेंट में रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो नहीं रख सकता वो डेड हो जाएंगे, यहाँ लिव रहेंगे। और जो नहीं कर सकता, नॉट एबल टू सर्वाइव एट दैट एनवायरमेंटल कंडीशन, मर जाएगा। ठीक है ना। वो क्या होगा, जो सर्वाइव कर पाएगा वो आगे प्रोसीड करेगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्या होगा, वो वहीं मर जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इफ द चेंजेस आर फेवरेबल फॉर दैट एनवायरमेंटल कंडीशन, then it is known as what, natural selection. They are selected by their changes. एनवायरनमेंट कभी नहीं करेगा, एनवायरनमेंट है वो तो अपना एक कंडीशन दिया होता है, बस वो चेंजेस हैं वो उसमें रह पाएँ। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे बताऊं, शुरू में वो जैसे बोलते नहीं थे, धुआं हो गया या फिर हिट, आजकल हिट से भी नहीं मरते, लेकिन पहले हिट से मर जाते थे। क्या हुआ, कुछ मर गए, लेकिन कुछ ने अपने जीन्स के अंदर चेंजेस करके क्या कर लिया, हल्का सा वेरिएशन क्रिएट कर दिया। अब वो वेरिएशन उनका उस लेवल पे था कि वो क्या करें, उस मॉर्टिन के स्मोक में क्या कर सकते हैं, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रह लिए ना। तो जो नहीं रह पाएंगे वो मर जाएंगे। इसी तरीके से मच्छरों में एवोल्यूशन हो रहा है, आजकल हिट से भी जल्दी नहीं मरते। ठीक है ना, तो ऐसा होता चला जाएगा आगे। अब ये तो ये हो गया स्पेसिएशन। नेचुरल सिलेक्शन के बाद एक आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक मतलब जीन्स, जीन्स लेवल पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है चेंज। कहने का मतलब है इसमें क्या है, द चेंज इन द जीन्स with successive interval of time, या फिर इसको बोल सकते हैं द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। इनकी जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा, चांस ऑफ लिविंग, कुछ नहीं, यही वो चेंज इसीलिए हो रहा है ताकि वो लिव कर सके, क्या कर सके, अपने आप को जिंदा कर रख सके। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है ना, इसको देख लेना। तो इसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी भी एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो खैर ये तो समझ में आ गया ना स्पेसिएशन होता क्या है। स्पेसिएशन में अभी तक तो इतना ही था, बाकी इतना अगर आप समझ लोगे तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं, स्पेसिएशन के बाद हम देखेंगे एक नई चीज़, इवोल्यूशन पे। हमारा इवोल्यूशन सेक्शन चल रहा है ना, तो हम देखेंगे अब इवोल्यूशन and classification evolution को आपको बता दिया था मैंने, with respect to time, the changes in their inheritable characters, they form new species, but it will take many billions of years to change from one species to another. ठीक है ना। अब वैसे उसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से, फिर से आपको 9th क्लास में 11th क्लास में लेके जाना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने वहाँ कैटेगरी देखी थी, ये उस कैटेगरी का है, वो पॉरीफेरा का है, वो मोनेरा का है, वो प्रोटिस्टा का है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से वो एनिमेलिया का है, एनिमेलिया में भी ढेर सारे आते हैं अंदर। ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भी कहीं से कोई इंडिविजुअल आगे चला, अच्छा इससे इवोल्यूशन करके ये पर्टिकुलर बन गया, ओ ये वाला ये दूसरा बन गया क्या, अच्छा इससे भी एक बन गया तीसरा, अच्छा ऐसा है क्या, फिर ये वाला आएगा यहाँ पे पांचवा, चौथा कहाँ गया, यहाँ से आ गया चौथा, अच्छा यहाँ से ये सीधे निकला, यहाँ से हाँ निकला, अब यहाँ पे आ गया 6, यहाँ हो गया 7, अरे बाप रे कितना बना लिया। तो कहने का मतलब है ये इवोल्यूशन आगे ब्रांचेस बढ़ती चली जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है ना।
तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो इसको स्टडी करने के लिए हमको उसके प्रीवियस जो जनरेशन्स थी उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हाँ अच्छा इसके ये कैरेक्टर्स थे, अच्छा ये कैरेक्टर्स तो हो सकता है ये इस कैटेगरी में रहा होगा, अच्छा हाँ ये थोड़ा सा फ्रॉग लाइक दिखता है, ये थोड़ा सा क्रोकोडाइल लाइक दिखता है, अच्छा तो ये रेप्टिलियंस रहा होगा, अच्छा ये फ्रॉग लाइक दिख रहा है ये वाला, तो अच्छा ये एम्फीबियन होगा, यानी कि इसके एंसेस्टर जो है पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम होगा आगे जाके। तो क्या करते हैं हम, ये स्टडी करते जाते हैं और हम उसके क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री जिसको बोलते हैं, इसको पूरा हम बोलते हैं क्या, फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री, टेंथ वाले ज़्यादा भी प्रॉब्लम में ना है, ट्री बनता जा रहा है ना, और ये क्या है, फाइलोजेनेटिक। कहने का मतलब एक पूरी फैमिली का, एक पूरा फैमिली का ट्री बना देते हैं, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। इसको आगे जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे इसको कैटेगराइजेशन करने जा रहे हैं कि अच्छा वो क्रॉलिंग कर लेता है, अच्छा ठीक है, तो उसको हम किसी दूसरे उसमें डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। अच्छा ये वाला क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो हम इसको किसी दूसरे वाले में डाल देंगे, हाँ तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे, बिल्कुल यही सीन है। अब उसके बाद क्या है, तीसरे को, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में से कोई आ जाता है, किसी इंसेक्ट्स को ले लो, अच्छा वो तो आवाज़ भी निकालता है, अच्छा ऐसी आवाज़ निकालता है, अच्छा तो इसको तो किसी दूसरे कैटेगरी में रख देंगे। अब आवाज़ निकालते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको उसी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, हम ह्यूमन से तो हमको ह्यूमन की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है ना। तो इसको क्लासीफाई कर सकें हम, उसके एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को हम क्या करें, क्लासीफाई कर सकें, कैसे एवोल्यूशन किया जा रहा है उसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको, उसमें ज़्यादा इसके आगे ना जाते हुए छोटी सी चीज़ है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इवोल्यूशन तभी होगा जब उसके जीन्स में चेंजेस आएंगे, जीन्स को क्या है, एलील में चेंजेस आएंगे, एलील्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे, चेंजेस, या जिसको म्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चेंजेस आएंगे तभी इवोल्यूशन पॉसिबल है, इन पे होना ही पड़ेगा तभी इवोल्यूशन होगा। जेनेटिक लेवल में जब तक चेंज होगा ही नहीं तो इवोल्यूशन होगा कैसे, उनके जीन्स क्रोमोसोम्स में जाके चेंजेस होना पड़ेगा। क्रोमोसोम्स के बाद, क्रोमोसोम जानते हो ना, क्रोमोसोम्स में क्या होना पड़ेगा, चेंजेस होना पड़ेगा, ठीक है। क्रोमोसोम में याद रखो, जीन्स में चेंज होना पड़ेगा। अब आगे हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया, जैसे मैंने आपको फाइलोजेनेटिक ट्री दिखा के बताया ना, उसी तरीके से अब हम देखते हैं दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे ये छोड़ेगा नहीं आपको, जूलॉजी में अगर के जाना चाहते हो तो, ठीक है ना। दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं, फ्रेश वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो रेडी, आगे शुरू करें, बिल्कुल शुरू करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है होमो, दूसरा है एना, दो वर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलॉगस, और इसमें क्या है, एनालॉगस, देख लेना ये और ये, आगे लॉगस है और आगे हम लगा देते हैं ऑर्गन्स, चाहे ऑर्गन्स कुछ भी लगा दो, हमको इससे मतलब है। तो ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं, दोनों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉरी इसके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर, और एना का मतलब डिसिमिलर का अपोजिट, डिसिमिलर, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर, बॉडी के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो, डिफरेंट। और सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसिमिलर हो जाएगा और यहाँ पे इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, which have similar structure but different function,
इसीलिए सिमिलर और डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे होमो, ये वाला होमो और ये वाला एना। अब यहाँ एनालॉगस में क्या है, दोज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिसिमिलर, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफरेंट, चलो और इजी करने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। बात समझ में आई? इनका जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर होगा होमो में, जो फंक्शन है वो डिफरेंट। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे और फंक्शन क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मैं और आपको अच्छे से इसी में बताना चाहूँगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अब कहने का मतलब ये है, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हों पर फंक्शन डिफरेंट हो। कहने का मतलब जैसे मेरा ये हैंड हो गया, मेरा ये जो हैंड है इसके अंदर जो ठीक है ना, इसके अंदर जो स्केलेटल डिज़ाइन है, स्केलेटल डिज़ाइन, ये लिम्ब, ह्यूमन लिम्ब किसकी है, ह्यूमंस की। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या है, लेज़ार्ड की। अब उसके बाद क्या है, बैट की। अब उसके बाद क्या है, रॉक की। आप जब इसके स्केलेटल डिज़ाइन को देखोगे तो लगभग सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब इनका जो स्केलेटल डिज़ाइन है या स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर वो सेम है, बट फंक्शंस क्या हैं वो डिफरेंट होंगे। ह्यूमंस का क्या है, पकड़ना या जो भी हाथ से करते हैं। लिजार्ड का क्या है, दीवारों पे रेंगना। बैट का क्या है, उनका अपना है। फ्रॉग का क्या है, उनका अपना जंपिंग या फिर जो भी है। ठीक है ना? तो यहाँ देख रहे हो स्ट्रक्चर सिमिलर है, अंदर स्केलेटल डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है। अच्छा, तो इनके स्ट्रक्चर डिज़ाइन सिमिलर हैं, यानी कि ये किसी एक घर से आए हुए हैं। एक घर से आए हुए हैं तो इनके जो फादर या इनको जो इंसेस्टर होंगे वो भी सिमिलर आएंगे। मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इनके एंसेस्ट्री को आराम से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, तो एनालॉगस का ये सीन था क्या? हाँ, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं एनालॉगस में कि एंसेस्टर्स आर सेम या सिमिलर, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई, होमोलॉगस का समझ में आ गया। अब एनालॉगस का देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल ही है, बहुत सिंपल है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखते हैं एनालॉगस में। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी का भी ले लेते हैं। ठीक है ना? हम किसी का भी ले लेते हैं, जैसे बर्ड हो गया और यहाँ पे हो गया बैट। इनका जो अंदर स्ट्रक्चरड डिज़ाइन होगा ना, इनके अंदर जो डिज़ाइन होगा वो डिफरेंट। बर्ड का फेदर्स लगे होते हैं, ठीक है ना? तो उनके अंदर की जो बोन होगी, जो स्केलेटल डिज़ाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा, फेदरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फेदरी नहीं है, यहाँ पे फेदरी नहीं है, इनके में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है ना? इनके में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट क्या करते हैं, दोनों का ही एक ही काम है। यहाँ पे काम दूसरा था, वहाँ काम क्या है, सेम है। फ्लाई करते हैं ना, फ्लाई करते हैं ना, तो यहाँ क्या है, तो अच्छा इनका बोलेंगे, अच्छा इनके जो स्ट्रक्चर है अंदर वो डिफरेंट है। हाँ, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, सेम है। अच्छा, तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है यानी किसी ये दूसरे घर के आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे घर से आए हुए हैं, तो मतलब इनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम नहीं है। हाँ, इनके एंसेस्टर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एंसेस्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है ना? हमें पता चल गया कि नहीं?
तो इनकी फाइलोजेनेटिक ट्री को स्टडी करने के लिए अब और आसानी हो जाएगी, मतलब हम सही जगह पे नहीं जा रहे हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से ट्री से आए हुए हैं, कौन से फाइलोजेनेटिक ट्री से आए हुए हैं। तो मेरा बात यहाँ पे केवल इस होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन को समझाने का था, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सिमिलर एंसेस्ट्री की तरफ फोकस करते हैं, ये डिफरेंट दूसरी सिमिलर एंसेस्ट्री नहीं है उसके तरफ फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लें, जिसके स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट फंक्शन डिफरेंट हो और उनके एंसेस्टर भी सेम हो, उनको क्या बोलेंगे हम, होमोलॉगस ऑर्गन्स। और यहाँ पे क्या है, एनालॉगस। एनालॉगस में क्या है, उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बट फंक्शन जो है क्या है, वो सिमिलर है, ठीक है ना। और उनके एंसेस्टर भी क्या है, डिफरेंट है, दूसरे दूसरे घर से आए हुए हैं, तो एंसेस्टर सीधी सी बात है, डिसिमिलर हो गए या डिफरेंट हो गए। तो बात समझ में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देते हैं कि कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लेना एक बार। अब उसके बाद तो ये समझ में आ गया, देख लेना एग्जाम्पल, जब आप देखोगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को बार बार देख लेना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनालॉगस और होमोलॉगस आप किसी से भी पूछोगे बोलेगा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक बार खाना खाना छोड़ देना, लेकिन इसको नहीं छोड़ना। क्या करना है, अब एनालॉगस और होमोलॉगस हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो आएगा कि इनका ट्रेसिंग, ये ट्रेसिंग में ही था, और ट्रेसिंग हम और चीज़ों का भी करते हैं। तो हम उन और चीज़ों के ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही था। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो स्पेसिएशन हो, ठीक है ना। स्पेसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अपना एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन है जिसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं। क्लासिफिकेशन इसी तरीके से होता जाएगा। आप जब आगे पढ़ते जाओगे ना, चैप्टर बस कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है, कुछ वीडियोस, एक दो वीडियोस और लगेंगी जिसमें ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे और उसके क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, हमसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हम अच्छे से इसको करेंगे और फिर अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना, सेफ रहिए, घर पर रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।